दोस्तों जैसे जैसे हमारा इंटरनेट और ऑनलाइन जॉब बढ़ता जा रहा है वैसे ही साइबर फ्रॉड भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इतने दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके किसी रिलेटिव दोस्त या फ्रेंड सर्कल में साइबर फ्रॉड का जो शिकार ज़रूर हुए होंगे और शायद ही उनका पैसा आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर फ्रॉड कितने प्रकार के हैं और साइबर फ्रॉड हो जाए तो हम क्या करें और साइबर फ्रॉड हो जाने के बाद पैसे की वापसी कैसे करें। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे और आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ष 2023 में 15 लाख से भी ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। अगर रुपयों में देखा जाए तो 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और यह रिपोर्ट 2024 में बढ़कर 36 लाख से ज़्यादा भी कंप्लेन दर्ज हुई हैं और 22 करोड़ से ज़्यादा पैसों का फ्रॉड हो गया है दोस्तों। और ये 2025 जून तक देखा जाए तो 15 लाख से भी ज़्यादा कंप्लेन दर्ज हुई है। यह नंबर ऑफ़ कंप्लेन जो है, जो लोग शिकायत कंप्लेन करते हैं उनका है। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो इंडिया में जो कंप्लेन नहीं करते हैं, जिसका मुख्य रीज़न है जानकारी नहीं होना, डर जाना, दूसरे लोग जानेंगे तो क्या फिर कहेंगे, और भी है ETC। दोस्तों साइबर फ्रॉड क्या है? साइबर फ्रॉड डिजिटल या इंटरनेट तरीक़ों से आपके जानकारी या आपके जो पैसों की चोरी कर लेना, वह साइबर फ्रॉड कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड कितने प्रकार के हैं। दोस्तों मैक्सिमम साइबर फ्रॉड होते हैं, उसकी मैं जानकारी देता हूं। फर्स्ट है OTP, पिन या पासवर्ड। पिन डालने से पहले सोचिए, इन सबको ना कहें। किसी को भी व्यक्तिगत विवरण, OTP, UPI, पेटीएम पिन, अकाउंट नंबर आदि शेयर करना। पैसे पाने के लिए QR कोड स्कैन करना। दोस्तों यह बहुत पुराना स्कैम है जो स्टार्टिंग में होता था। आज की भी जनरेशन में, आज के भी डेट में देखा जाए तो इंडिया के 2 से 3% लोग इसका शिकार अभी भी हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका मेन फंडा है कि जानकारी नहीं हो लोगों को। आपको किसी अननोन पर्सन को पासवर्ड, पिन, OTP नहीं देना है। उसको पहले अच्छी तरीके से जान लेना है, वह बंदा कौन है, क्या है, क्यों वो मांग रहा है, उसके बाद ही देना है। और OTP भी देना है तो उससे पढ़ लेना है। OTP का भी मैसेज आता है, वह OTP किसके लिए है, OTP। नेक्स्ट है पब्लिक वाईफाई पे बैंकिंग यूज ना करें। दोस्तों पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, मॉल, मेट्रो स्टेशन इत्यादि हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक वाईफाई जो है फ्री का, उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भी साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। साइबर फ्रॉडर उसमें क्या करते हैं कि सेम वाईफाई का नाम बना देंगे, सिर्फ एक अंक चेंज कर देंगे। लोग उतना ध्यान देते नहीं हैं, उसको फिर यूज़ करते हैं अनेट का। जैसे साइबर फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसों की चोरी हो सकती है। तो आपको बैंकिंग जो यूज़ करते हैं आपको पब्लिक वाईफाई पे यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट है अननोन ऐप्स या वेबसाइट। दोस्तों इसके माध्यम से भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस टाइम पे हो रहे हैं। एक चारधाम यात्रा के रिफंड का OTP आया होगा आपके मोबाइल सर, आपको एक रिफंड का लिंक आया होगा। इसके कैंसिलेशन का रिफंड IRCTC से आपको रिफंड का एक मैसेज आया होगा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे काम को जरूर जानते होंगे। कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के, कभी IRCTC का ऑफिसर बन के, या कुछ और बन के रिफंड स्कैम आपके साथ भी किया होगा। कैसे? जी मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। आपका 40,000 का रिफंड प्रोसेस हुआ है, जो कि एक डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। रिफंड के लालच में आप खुश हो जाओगे, फिर मैं आपके मोबाइल पे एक छोटा सा लिंक भेजूंगा, आप उस पर बिना सोचे समझे क्लिक करो और फंस जाओगे। मिस घटना है मेरे से दोस्त की, जिनको AC लेना था, तो उनके पास 4,000 का ऑफ़र चल रहा था। तो उसकी जानकारी उन्होंने गूगल पे सर्च किया, एक्सिस बैंक कस्टमर केयर नंबर। तो दोस्तों वहाँ पे एक मोबाइल नंबर आया फर्स्ट ऊपर टॉप पे। तो उन्होंने उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट किया। उसने बोला यस सर ऑफ़र है, लेकिन यह ऑफ़र आज के लिए ही है। तो इन्होंने जल्दबाजी किया, उनको ऑफिस भी जाना था और AC भी लेना, ऑर्डर करना था, तो और ऑफ़र का भी यूज उनको लेना है। तो उन्होंने फटाफट वो जो सामने वाला बंदा था वो लिंक भेजा, फिर बोला कि एक ऐप्स है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उन्होंने इंस्टॉल किया। वह ऐप्स स्क्रीन शेयर ऐप्स था, जिसका नाम था AnyDesk। तो दोस्तों वह ऐप्स क्या हुआ कि स्क्रीन शेयर करता है, तो इनका पूरा डेटा उन्होंने यूज़ कर लिया और अकाउंट में जितने पैसे थे सब
गायब कर दिया। तो दोस्तों ऐसे अननोन ऐप्स या लिंक है, वेबसाइट है, URL को है ध्यान से पढ़ें, उसको जांच ले, परख ले, उसके बाद ही उसका यूज़ करें, अन्यथा आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों अगला है न्यूड वीडियो कॉल। दोस्तों यह भी बहुत प्रचलित और फेमस फ्रॉड होता है। इससे भी बहुत लोगों का शिकार हुए हैं। मेरे जानकारी में तो लगभग 5-6 लोगों का शिकार हुए हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके व्हाट्सएप पे चैट, किसी अननोन नंबर से चैट आएगा, बातें होंगी, फिर वीडियो कॉल भी होगा। फिर क्या होगा, वीडियो कॉल में असली वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। अनजान लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नकली वीडियो लगाकर लाइव वीडियो चैट करने का प्रयास करें तो ऐसी कॉल स्वीकार ना करें। साइबर क्रिमिनल्स आपके वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर सकते हैं और पैसे ना देने की स्थिति में वीडियो सार्वजनिक करने को कहते हैं। बचाव के उपाय। अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनाने से पहले सावधान रहें। अपरिचित लोगों से डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल ना करें। सेक्सटॉर्शन के शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। और जो अपराधी हैं आपको उसका वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके मोबाइल पे भेजेंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे, पैसों का डिमांड करेंगे। आप उस वीडियो को देख के डर जाओगे, फिर उसमें आपको पैसे देने पे मजबूर या हताश हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसे अननोन नंबर या अननोन वीडियो कॉल से आपको बचना है। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है। न्यूड वीडियो कॉल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वीडियो कॉल करने वाली हमेशा लड़की ही होती है। ऐसा क्यों होता है? और जो विक्टिम होता है हमेशा लड़का ही क्यों हो जाता है? आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों OLX और फेसबुक पे सेम ही फ्रॉड होते हैं। दोनों पे अपराधी अपने आप को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का नाम बता के अपने मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मेरे को सामान बेचने की ज़रूरत है। उनका सामान इतना सस्ता होता है कि कोई भी लेने को रेडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे फर्जीवारों से बचना है। वो एक ऑनलाइन पेमेंट लेंगे जो कि QR कोड भेजेंगे, बोलेंगे कि इस पर एडवांस पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने एडवांस पेमेंट करोगे वैसे ही आपका पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। और एडवांस पेमेंट करना ही नहीं जब तक आप सामान न देखें और लोकेशन पर जाके न देखें, बिना देखे आपको पैसे पेमेंट करना नहीं है, नहीं तो आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। ऐसे एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसको भी गाड़ी लेना था जो कि फेसबुक से हुआ था। उस बंदे ने बोला कि मेरे को 5,000 एडवांस पेमेंट करना है और उस गाड़ी की कीमत सिर्फ थी 20,000 और जबकि वह नहीं थी गाड़ी। तो वह बंदा समय हराते हुए बच गया, अन्यथा उसके साथ ये फ्रॉड हो गया होता। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड से बचना है। दोस्तों अगला है फेक कॉल। दोस्तों फेक कॉल में क्या हो गया, फर्जी कॉल आते हैं आपके पास। अपराधी इसमें अपने आप को CBI, इंस्पेक्टर, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम बताएगा और आपको किसी फर्जी केस में फंसाएगा। आपको विश्वास दिलाने के लिए कोई फर्जी ID या फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी अरेस्ट वारंट कुछ भी दिखा के आपका विश्वास दिलाएगा और उससे आप डर जाएंगे, जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे एक स्टोरी है दिल्ली के बैंकर नरेश मेहता की। एयरटेल हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है मेरी लैंडलाइन पे कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं और आपको हम मुंबई हेडक्वार्टर पुलिस के साथ संपर्क करा रहे हैं। घोटाला हुआ है, उसके तहत ये पैसा वहां से इस्तेमाल हुआ है टेरर फंडिंग और पुलवामा अटैक में आर्म्स और एमुनेशन खरीदने के लिए। इन्होंने 23 करोड़ अपराधियों को पैसे दे दिए डर के। तो दोस्तों ऐसे फर्जीवारों से बचना है। और अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूं, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मैं ड्रग इन्फोर्समेंट से हूं
आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली। आपका बेटा ड्रग डीलर है। बस ये डर गए। इनको मैंने कर लिया डिजिटल अरेस्ट। अब इनसे मोटा पैसा लूंगा। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग और कभी सेक्स रैकेट की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स की दोस्तों इस फेक कॉल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपराधी वीडियो कॉल पे पीड़ित को डराते हैं और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, नकली सबूत दिखाते हैं जिससे वो डर जाए और विश्वास कर ले और पैसे को ट्रांसफ़र कर दे। तो दोस्तों ऐसे फेक कॉल से बचना है। कभी आपके साथ फेक कॉल आए तो नंबर स्विच ऑफ कर दीजिए और साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दीजिए। अगर दोस्तों ऐसे फेक कॉल अगर आपके पास आया है तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है व्हाट्सअप। दोस्तों व्हाट्सअप पे एक ज़माना था, अभी तो कम आ रहा है कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि मैं 25 लाख की लॉटरी लगी है, उस लॉटरी को पाने के लिए आपको कुछ अमाउंट एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस मैसेज शायद हर किसी के पास आया होगा। और दोस्तों कभी कभी व्हाट्सएप भी आपका हैक हो जाता है, तो उस हैक के माध्यम से आपके पास मैसेज आएगा कि दोस्त मैं एडमिट हूँ, मेरे पैसों की अर्जेंट है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो अर्जेंट मेरे को जो भी अमाउंट हो ट्रांसफ़र कर दो। तो अभी किसी के पास ऐसा आता है, मैक्सिमम लोग ट्रांसफ़र कर ही देते हैं। एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ है, बहुत लोग इसमें फ्रॉड हो गया है। तो अगर दोस्तों किसी के पास ऐसे मैसेज आता है तो ट्रांसफ़र नहीं करना है, उस व्यक्ति से बात करना है, उसकी आवाज़ को तो पहचानना है, तभी पैसे ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों एक घटना मैं आपको बताऊँ, एक मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो ज़्यादा चोटिल हो गया था, बेहोश हो गया था। उसका फ़ोन किसी अननोन पर्सन ने ले लिया, उसका अनलॉक भी ओपन कर दिया और उसका फ़ोटो एक खींच लिया। उसने कुछ दोस्तों को जो उसके लिस्ट में थे व्हाट्सएप में, मैं फ़ोटो भी सेंड किया, बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरा फ़ोन मेरे अंकल जी के पास है, मुझे 50,000 की ज़रूरत है। तो बहुत सारे दोस्तों ने ट्रांसफ़र भी कर दिया जिनके पास जितना था। 1-2 दिन के बाद फिर उस दोस्त ने उस मोबाइल नंबर को बंद कराया। बाद में पता चला कि उस तो बहुत लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। तब जाके पता चला कि आपको मतलब ऐसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो। जब से उस बंदे से बात ना हो जाए लीगल, आपको आवाज़ भी पहचानना है, तभी पैसे देना है, अन्यथा आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो ये अगला है फेक लोन के लिए। दोस्तों फेक लोन का भी कुछ ऐड आते होते हैं जिस पे ऑफ़र चल रहा था लोन के लिए, और बहुत सारे लोग उस पे क्लिक करके लोन ले लेते हैं। ऐसे एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसने 1 लाख का लोन लिया था, इंटरेस्ट रेट उसको 1 साल में आपको भरना था 10,000, जबकि वो बंदे ने 25,000 भी भर दिया, फिर भी वो बोल रहा है कि आपको 20,000 और भरना है। तो दोस्तों ऐसे फेक लोन के माध्यम से भी आपको पैसे फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसे फेक लोनों से आपको बच के रहना है, वहाँ पे आपके पैसे और डॉक्यूमेंट की भी चोरी हो सकती है। है टेलीग्राम, यहाँ पे भी बहुत फर्जी स्कैम हो रहे हैं, फर्जी आईडी बन रहे हैं, एक बंदे के नाम से 4-4 अकाउंट भी बन रहे हैं जो कि फ़ेक हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे स्कैमर से बच के रहना है। आपको दोस्तों साइबर फ्रॉड का कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत नए-नए साइबर फ्रॉड के स्कीम आते हैं। अभी कुछ ऐसे स्कीम हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, कभी आपने देखा होगा कि आपके पास मैसेज आता होगा कि जियो का रिचार्ज करें जो 50% डिस्काउंट है। तो उस पे भी कुछ आपके साथ डेटा मांगेगा, आप वहाँ पे डेटा सबमिट कर दोगे तो वहाँ से भी साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है कि भारी बरसात हुआ है तो गुजरात में, तो यहाँ पे भी सब्सिडी पाने के लिए एक लिंक आएगा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल तो नहीं होगा, वो फेक ही होता है कि आपको सब्सिडी पाने के लिए यहाँ पे डिटेल सबमिट करें। तो दोस्तों ये भी फेक है। अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, तो आपको पहले इसके बारे में जानकारी लेना है, वह असली है या नकली है, अदरवाइज़ आपका भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों साइबर फ्रॉड के इतनी लिमिट नहीं है, क्योंकि साइबर जो अपराधी होते हैं वो विदेशों में जाकर नए-नए साइबर फ्रॉड करने के लिए कोर्स को सीखते हैं। तो यह कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ़ आपको प्रेजेंट माइंड आपका काम करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं कर रहा है दिमाग, तो आपको किसी ऐसे दोस्त, आपके हर किसी के फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव में ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो आपको आराम से उनसे संपर्क करना है, उनको शेयर करना है और साथ में ही आपको साइबर क्राइम में भी कंप्लेन करना है। दोस्तों साइबर फ्रॉड का मुख्य रीज़न क्या है, आपने कभी सोचा है? इसका मुख्य रीज़न है समय बचाना, लालच, डर जाना और कन्फ्यूजन पैदा कर लेना, जल्दबाजी करना, इन सब का मुख्य रीज़न है। दोस्तों अगर आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड होने की कोशिश हो या ट्राई किया गया हो, आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, पैसे का लॉस कुछ भी नहीं हुआ है,
फिर भी आपको साइबर क्राइम में आपको कंप्लेन करना है, जिससे उस अपराधी का डिटेल, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर वह ब्लॉक हो जाए, जिससे उसका अगला स्टेप या कुछ लोगों के फ्रॉड होने से बच जाए। तो आपको अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, फिर भी आपको कंप्लेन करना है कि ऐसा-ऐसा ट्राई किया गया था। तो वह 1930 या दिए गए वेबसाइट पे कंप्लेन करना है। दोस्तों, साइबर फ्रॉड हो जाए तो फिर क्या करें? दोस्तों, साइबर फ्रॉड हो जाए तो आपको परेशान होना ज़रूरी नहीं है। आपको 1930 या दिए गए वेबसाइट पे कंप्लेन करना है। दोस्तों, फ्रॉड की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, इसके लिए सरकार ने भी 1930 पे कंप्लेन करने के लिए बोला है, जैसा कि अमित सर ने इस वीडियो में बताया है। अरे 1930 पर कॉल आते ही 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, कुछ ही सेकंडों में जहां पैसा पड़ा है वहां फ्रीज हो जाएगा। तो मैं तो जनता को भी कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य से कभी भी साइबर फ्रॉड का सामना करना पड़े तो 1930 जरूर। दोस्तों, जितना से जितना जल्दी हो सके आपको कंप्लेन करना है, और यह कंप्लेन करना इतना आसान है, जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी बेहद आसान है। जो पढ़े लिखे नहीं है उसको 1930 पे कॉल करके 1930 पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करानी है। कुछ बेसिक डिटेल देना है, आपका नाम, पता, एड्रेस, और आपका फ्रॉड कब हुआ, उसका समय, और आपका फ्रॉड कैसे हुआ, पेमेंट से, यूपीआई से या ट्रांजैक्शन से, एटीएम से, ऑनलाइन से, जो भी हुआ है। अपराधी का कुछ डिटेल होगा वो भी शेयर करना है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर या उसका अकाउंट नंबर, यूपीआई नंबर, जो भी डिटेल हो। और आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करके सेव करके रखना है। कुछ स्क्रीनशॉट सबूत एविडेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट भी सेव करके रखना है। दोस्तों, अगर सवाल है कि साइबर का 1930 पे कॉल करने से, कंप्लेंट दर्ज कराने से पैसे वापस आएंगे? नहीं। दोस्तों, जैसे ही 1930 पे कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, उसके कुछ ही मिनट बाद तुरंत ही उस साइबर अपराधी की अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर वो किसी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करता है तो ट्रेस करके उस अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपका पैसा अकाउंट में फ्रीज या होल्ड हो जाने के बाद कुछ टाइम बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ से फ़ोन आएगा, आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको जाना है। आपको एक वो प्रिंट आउट देंगे जो आपने कंप्लेन किया था, जिसमें आपका डिटेल होगा, बैंक अकाउंट होगा, आपके कितने पैसे कट गए हैं और कौन से बैंक में फ्रीज है या होल्ड है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी होती है। फिर वो पुलिस वाले आपको बोलेंगे कि इस प्रिंट आउट को लेके जाना है कोर्ट में। वहाँ पे कुछ डिटेल भी डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट और पासबुक और फ़ोटो और आधार कार्ड। और वहाँ पे कुछ टाइपिंग कराना है। टाइपराइटर वहाँ पे बैठे होते हैं, आप उनको अपने बारे में बताइए कि ऐसे ऐसे मेरा फ्रॉड हुआ था, उसके लिए कोर्ट में जमा करना है, तो मुझे एक कंप्लेन टाइपिंग करके चाहिए। तो उनको मालूम होता है, वो टाइप करके दे देंगे। फिर इन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, फिर आपको कोर्ट में जमा करना है। और एक वकील का भी साइन और मोहर चाहिए, क्योंकि बिना साइन और मोहर का कोर्ट में जमा नहीं होगा, अमान्य किया जाएगा। तो ये सब खर्चा लगभग आपको 1000 रुपये के ऊपर आ सकता है, जो कि गुजरात में इतना है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अलग अलग खर्चे आ सकते हैं। फिर कोर्ट में जमा करने के अप्रॉक्स 1 वीक के बाद आपको कोर्ट ऑर्डर मिलेगा, जो हार्ड कॉपी में होगा। उस कोर्ट ऑर्डर को लेके उसी पुलिस स्टेशन में जाना है, और आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर और बैंक, आपका आधार कार्ड और लोकल का आपका एड्रेस होगा, होम टैक्स बिल, या किसी लोकल पर्सन या आपके फ्रेंड में होम टैक्स बिल का प्रिंट आउट, और उस बंदे को भी आना है। वहाँ पे सिर्फ 20 मिनट का, 15 मिनट का सिर्फ कंप्लेंट फाइल हो जाएगा। उसके आपको दोस्तों फिर 10 दिन 15 दिन वेट करना है। वो सब डॉक्यूमेंट इतने पुलिस ऑफिसर जो हैं, अधिकारी हैं, सबमिट करने के बाद फिर जिस बैंक में आपका पैसा फ्रीज या होल्ड है उसको मेल करेंगे कि यह कोर्ट ऑर्डर है और इतने पैसे इनके अकाउंट में डिफ्रीज कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। अगर दोस्तों उस जो बैंक का ईमेल आईडी है उस पर मेल करने के बाद 10 दिन थोड़ा वेट करेंगे। फिर अगर कुछ नहीं है, प्रोसेस होता है, रिमाइंडर फिर डालेंगे, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, बस। उसके बाद से क्या करना है, फिर 10 दिन का वेट करना है। अगर फिर भी पैसा नहीं आए तो आपको
जिस बैंक में, मान लीजिए एक्सिस बैंक में हुआ है आपका होल्ड, तो आपके नज़दीक में जो एक्सिस बैंक है वहाँ पे जाना है, उस बैंक का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको लेना है, फिर आपको उसी पुलिस स्टेशन जाना है, फिर जो ईमेल आईडी आपने लाया है उस पर भी मेल कराना है, जो लास्ट वाला मेल था उस पर भी और इस पर भी है, फिर 10 दिन का वेट करना है, फिर भी नहीं आता है कुछ रिप्लाई, फिर उस बैंक पे, एक्सिस बैंक पे फिर से जाना है, मैनेजर का नेम, मोबाइल नंबर, उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी, बैंक का ऑफिशियल ईमेल आईडी और उस ब्रांच कोड IFSD कोड जो होता है वो सब डिटेल लाना है। फिर पुलिस अधिकारी जो हैं एक वार्निंग लेटर बनाएंगे, वार्निंग लेटर बना के फिर उस बैंक में फिर से मेल करेंगे। तो दोस्तों ये आखिरी स्टेप होता है। ये आखिरी स्टेप के बाद पैसे आना 100% फिक्स ही होता है। इस स्टेप के बाद आपके पैसे ज़रूर वापस आ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों यह सब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा साइबर फ्रॉड होता है, इन सब स्टेप का फॉलो करें और अपने पैसे को वापस लाएं।